अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे जरा जो हम सुबह से जा रहे हैं इंडियन चैनल्स पे और एक हंगामा मचा हुआ है कि एक कोई ट्रक पकड़ा गया है जिसमें शायद चावल थे और उसके बीच में जो है वो गोला बारूद और बंदूकें और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बताया कि उसमें से निकली हैं गोलियां शोलियां और 4 लोग थे जिनको के इंडियन आर्मी ने मार गिराया। और वो ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट जो है ये पाकिस्तान से भेजे गए थे क्योंकि उनमें से एक की जेब में कोई मेडिसिन निकली है जिसमें के पीछे ये लिखा हुआ है कि ये कराची से वो मेडिसिन बनी है। तो मेरे ख्याल में फरजाई या ऐसी कोई आम सी मेडिसिन है कोई पेट की। और वो ये बता रहे हैं कि जी ये क्योंकि मेडिसिन उसकी जेब से निकली है और ये सबूत है कि ये लोग पाकिस्तान से भेजे गए थे। इस पे हम बात करेंगे आज अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ, क्योंकि दोबारा से हम वही देख रहे हैं, वही टेंशन है कश्मीर की और इसी तरीके से लोग जो है मारे जा रहे हैं और पता नहीं लग रहा कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है। क्योंकि बहुत हद तक ये बात भी हो रही है कि हो सकता है कि ये इंडियन आर्मी ने जो ये गवर्नमेंट ने खुद ही प्लान किया हो और खुद ही ये सारी चीजें जो है वो रख दी हो उनके पास, क्योंकि बहुत पॉसिबल है इस तरह की चीजें करती रहती हैं एजेंसीज। तो हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है आशीष सिंह ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है और आप उनको हमारे शो में भी देख चुके हैं और वैसे भी हम उनको सुनते रहते हैं अक्सर ट्विटर के ऊपर भी और इसके अलावा भी टीवी पे हम देखते हैं और बहुत अच्छी वो तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि बाजू में तो बहुत गलत जो है वो डिफेंड कर रहे होते हैं अपनी कंट्री को, लेकिन वो हर एक ही करता है क्योंकि हमारे एनालिस्ट भी बहुत दफा ऐसा होता है कि जहां हमें करना ही होता है डिफेंड अपने आप को। लेकिन यहाँ पे ये बात जो हम आज कर रहे हैं ये काफी जो है वो फिक्र वाली बात है और इस पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और इस तरीके से एक चीज और जो मैंने आज टीवी पे कई बार कही है कि इन लोगों में से एक को जिंदा भी पकड़ा जा सकता था और उससे पूछा भी जा सकता था कि किसने भेजा है, कहाँ से आए हो, बजाय इसके कि चारों को मार दिया गया और उसके बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने किया है। इसके अलावा जी पाकिस्तान से हमें चौधरी हमीद कोटी साहब ज्वाइन करेंगे जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा उनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से भी है, तो वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि कश्मीर में ये सब कुछ क्या हो रहा है, चाहे वो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर हो। और जी हमें सीनियर जर्नलिस्ट फखर यूसुफ जई ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। फखर को भी आप देखते रहते हैं इंडियन चैनल्स पे भी, इसके अलावा उनके अपने यूट्यूब चैनल पे भी। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं चलती हूँ फखर आपकी तरफ, क्योंकि सुबह से आप भी जो है वो इंडियन चैनल पे इधर से उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सब जी जी। हो क्या रहा है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आशीष एंड हमीद साहब। ये जो आप बात कर रही हैं कि ट्रक पकड़ा गया, मैं बिल्कुल इंडियन मीडिया पे गया भी हूँ आज काफी सारे चैनल्स पे और मॉनिटर भी करता रहा हूँ कि एक हंगामा बरपा हुआ था कि कोई ट्रक आ रहा था, उसमें चावल थे और उसमें रेत की बोरियां थी और उसमें बहुत सारा वेपन था जो भरा जा चुका। और एक वीडियो भी उन्होंने दिखाई है कि बाकायदा उसको वहां से कोई फौज का ऑफिसर उनको वार्न कर रहा है कि आप लोग ट्रक से बाहर निकले वरना हम आपको गोली मार देंगे। लेकिन मुझे एक हैरानगी बड़ी हो रही है इस चीज के ऊपर कि अगर वो इतने एक्सपीरियंस टेररिस्ट थे या पाकिस्तान ने उनको भेजा था या कि जिसने भी उनको भेजा हुआ था, तो मतलब उनकी तरफ से एक सिंगल बुलेट मतलब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी गोलियां लगी हैं दीवारों के ऊपर तो वो ऐसा लग रहा है कि फौज की तरफ से या जो भी इनके फोर्सेस थे उनकी तरफ से गोलियां चली हैं। उन्होंने लगता है ऐसा है कि कोई रेजिस्ट ही नहीं किया हुआ था, क्योंकि असला तो लाजमी सी बात है बोरियों में पड़ा हुआ था तो वो खुद तो नहीं चल सकता और वो तो जब अगर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता तो तब जाके फिर उसका कुछ हो सकता। लेकिन मैंने अभी 8 से 9 भी एक चैनल पे मैं बैठा हुआ था, मैंने उनको ये कहा कि यार ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान कुछ नहीं करता या पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान कुछ नहीं करता। अगर हम ये कहते हैं तो हम ये दोनों गलत कहेंगे।
पाकिस्तान भी झूठ बोल रहा है और हिंदुस्तान भी झूठ बोल रहा है। हिंदुस्तान को जहां मौका मिलता है वो करता है, अपना हाथ दिखाता है, और पाकिस्तान को भी जहां मौका मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान कोई दूध का घुला हुआ है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा होगा, वहां पर उनको ये प्रॉक्सी वॉर है। वो कश्मीर के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, फाटा के अंदर हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, रात भी हमारे फोर्सेस के ऊपर जो साउथर्न वो है वजीरिस्तान है, वहां पर हमला हुआ और हमारे 3 जो मिलिट्री फोर्स के बंदे हैं वो शहीद हुए हैं। तो इस तरह की चीजें होती है। अब वहां पे उन मिलिटेंट्स को कोई तो सपोर्ट कर रहा है, कोई कोई मुल्क तो उनको सपोर्ट करता है, तो इस तरह के एक मिलिट्री के ऊपर वो अटैक करते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें जो ये वाली थी, तो मतलब कुछ जिसे कहते हैं हजम नहीं होती। मतलब मैं कहता हूं हो सकता है कि पाकिस्तान भी करता होगा, हिंदुस्तान भी करता होगा, लेकिन कोई तरीका होगा। अगर रॉ कोई चीज करता है तो मेरे ख्याल में इतने एक्सपीरियंस लोग वहां पे बैठे हुए कि वो कोई मतलब बड़े सॉलिड तरीके से काम करेंगे। अगर पाकिस्तान आईएसआई सपोर्ट करती है किसी चीज को, तो मेरा ख्याल है ऐसे बेवकूफ तो वहां पे नहीं बैठे हुए कि यार वो जहां से ट्रक भेजेंगे या जहां से भी वो ट्रक आ रहा था और उसके अंदर इस तरीके से असला भेजेंगे। कभी ये ड्रोन गिराते हैं, कहते हैं ड्रोन के जरिए पाकिस्तान एलओसी के क्रॉस करके और वो असला भिजवा रहा था। कभी ये कहते हैं कि यार कबूतर के जरिए आप लोग ये कर रहे थे। तो मैं कहता हूं कि यार हो सकता है पाकिस्तान करता रहा होगा या जो भी है, मतलब इल्जाम लगते हैं हम इनके ऊपर लगाते हैं जब हमारे यहाँ कोई टेरर का इंसिडेंट होता है और ये हमारे ऊपर लगाते हैं। लेकिन कोई मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा सॉलिड ग्राउंड के ऊपर अगर हम मेरे ख्याल में बात कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और बजाय इसके कि हम एज ए मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट, हम एक जिसे कहते हैं कि एक प्रोपिगेट करना शुरू कर देते हैं। मैं हिंदुस्तान के अंदर आरजू, आज मेरी कुछ और लोगों से भी बात हुई, बिलीव मी, उन्होंने बहुत सारों ने मुझे कहा कि ये फेक, मतलब ये तो अब मैं ये नहीं कह सकता हम यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं कि मतलब हो सकता है अटैक्स भी इनकी फोर्सेस के ऊपर हुए हैं, हमारे फोर्सेस के ऊपर भी होते हैं। लेकिन ये वाली बात करना कि बस ये तो अब ये जैश के आए हुए थे, यार जैश किधर है, जैश वाले तो खुद मतलब जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान इधर से उनको मतलब रगड़ा दे रहे हैं, उधर से हिंदुस्तान उनको रगड़ा दे रहे हैं, बाकी जगहों पे भी उनको मतलब एक टफ टाइम है। उनकी जितनी लीडरशिप थी, तो पिछले 8-10 सालों में उनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। मुख्तलिफ जगहों पे उनके लोग मारे गए, जंग में मारे गए, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मारे गए, खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। तो उनकी वो चीज नहीं रही जो आज से 10 या 15 साल पहले एक पावर वर्कर। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब यही बात लेके मैं आशीष आपकी तरफ आऊंगी और उसके बाद फिर कोटी साहब की तरफ जाऊंगी उनके कमेंट के लिए कि मुझे ये बताएं कि कौन ऐसी एजेंसी होगी जो भेजेगी अगर इस तरह से, तो वो जेब में एड्रेस भी डाल देगी कि चलो जाओ और पकड़े जाओ कि ये मेडिसिन कराची की है या कुछ। आपको नहीं लगता कि कहीं पे कोई जो है वो कुछ काम काम हुआ है आपकी तरफ से, या आप लोगों ने जल्दबाजी की है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो पाकिस्तान में अगर कोई भी एक आदमी गायब हो जाए तो वो कितना इजी है या फिर डिफिकल्ट है उसका मिसिंग होना, छुपाना। इंडिया में नहीं होता ऐसे। अगर आप पाकिस्तान से अगर कोई नहीं आया या फिर इंडिया से, जम्मू और कश्मीर से आप किसी को अगर आप लेके आ जाए, उसके जेब में आप डाल दीजिए कि ये कराची की मेडिसिन और या फिर इस्लामाबाद का ये पता है, और आपको लग रहा है कि 4 लोग सडनली गायब हो जाएंगे, उनके परिवार नहीं है, उनके कोई पड़ोसी नहीं है, उनके कोई दोस्त नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। ऐसा प्रैक्टिकली तो इंडिया में नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर डाउट भी होता है तो यहाँ पर इंडियन आर्मी का अगर किसी भी एनकाउंटर में या फिर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में अगर डाउट भी होता है तो यहाँ पर मल्टी लेयर स्क्रूटिनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन कि वो पाकिस्तान से नहीं आए, कोई इंडियन नहीं होगा, कहीं से जेब में कुछ डाल दिया है, ये किसी भी आप इंडियन को बोलेगा ये डिफिकल्ट टू बिलीव है। दूसरी बात है, ये पहली बार नहीं है ऐसा। आई डोंट नो व्हाई फकर एंड आरजू यू बोथ आर सरप्राइज। ये पहली बार नहीं है। देखिए, मेडिसिन वाली बात छोड़ दीजिए, जीपीएस ट्रैकर जो लेके आते हैं या फिर जो सैटफोन्स कई टेररिस्ट के हाथ से मिला है एनकाउंटर के बाद में, उसमें तो आपको दिखता है ना कि कहाँ से आपने शुरू किया था और कहाँ पे आप एंड किए। ये बात कहना कि ये तो कोई बहुत बेवकूफी टाइप वाली टेरर एक्टिविटी होगी या फिर ये अनट्रेन्ड टेररिस्ट होंगे। आई बिलीव दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड बाय जैश ए मोहम्मद और दी टेरर लॉन्च पैड्स आकाश, कि बॉस ये इतने बुरी ट्रेनिंग वाले टेररिस्ट भेज रहे हो क्या? आई डोंट नो व्हाट इज द गुड टेररिस्ट ट्रेनिंग एंड द बैड टेररिस्ट ट्रेनिंग, बट आई बिलीव दिस इज प्राइमरली द स्मार्टनेस ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। आज सीक्वेंस आप देखिए और उसके वीडियोस भी आउट है।
ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने पुलिस वाले ने या किसी आर्मी ने आके कोई कहानी बताई। दीज आर ऑल विजुअली अवेलेबल एविडेंस। 5 बजे के आसपास में बान टोल प्लाजा नगरोटा में वहां पे रुका गया। उन्होंने पहले फायर अपॉन किया, आप उस सीसीटीवी को देखिए, तो टेररिस्ट फायर अपॉन ऑन सीआरपीएफ। और इस तरह से कोई यहाँ पे नहीं हो सकता कि आप अपने ऊपर ही गोलियां ले और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भेज दिया है। दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये नहीं होता। और दूसरी बात, इससे पहले भी इससे इंडिया की कोई मेडिसिन मिल गई तो इंडिया पाकिस्तान के पास में चले जाएगा। आई थिंक इंडिया पास दैट स्टेज नाउ। आप मुझे बताइए, 26/11 में कसाब वाला रोल था। इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट तो छोड़िए, Fakar and Arzu, you both have been journalists. You tell me, it was Pakistani journalists in the media houses which identified that Ajmal Khattab belonged to this family, to this location. What happened? Nothing happened after that. Nothing happened after that. In the second week of July 2018, just 2 years ago, another Pakistani terrorist was caught alive. What happened after that? Nothing. तो ये आगे लेके जाना, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने इसे छोड़ भी दिया है कि हम ये मेडिसिन का पत्ता लेके जाएंगे या फिर ये AK-47 लेके जाएंगे या फिर लेके जाएंगे, क्योंकि डॉजियर आफ्टर डॉजियर ऐसे बने हैं, दिए गए हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक वी शुड स्टार्ट वरिंग मच कि ये प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान से है कि नहीं है। कोई ये प्रूफ करने आ भी नहीं रहा है। लेट मी टेल यू, आई डोंट थिंक द इंडियन गवर्नमेंट इज अप्रोचिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन कि ये देखिए ये दवाई का ये स्ट्रिप है, इसमें कराची लिखा हुआ है तो फिर ये टेररिस्ट है। The Indian government is very much aware कि वो FATF, which is an international body, अगर उसने टेररिस्ट को लेकर टेरर एक्टिविटीज को और फंडिंग को लेकर ग्रे लिस्ट में डाल के रखा है, तो ये एक और दवाई की पत्ती से कुछ खास ऐसा नहीं कि ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा। सो द वर्ल्ड इज अवेयर, द इंटरनेशनल बॉडीज आर अवेयर। तो ये प्रूफ वाली बात ज्यादा सब्सटेंस यहाँ पे होल्ड नहीं करती है। व्हाट होल्ड्स इज द थीमेटिक थिंग। यस, देयर हैव बीन लॉट ऑफ एक्शन। आई डिसएग्री विद फकर व्हेन ही सेज कि इंडिया भी कुछ करता होगा। मैं तो कह रहा हूं ना, आपको लग रहा है फकर, अब और आपके दर्शकों को भी मैं एक व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हो कि कोई इतना बेवकूफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो ऐसे टेररिस्ट को ट्रक में भेज देगा क्या? मैं बोल रहा हूँ, क्या पाकिस्तानी सरकार, आर्मी और ISI इतनी बेवकूफ है कि इंडिया के खिलाफ प्रूफ मिलेगा और वो FATF नहीं जाएगी और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं जाएगी? आपको नहीं मिल रहा है प्रूफ, तो नरेशन बोलना और एक ये हाइपोथेटिकल चीज करना कि इंडिया भी कुछ कर रहा होगा, तो ले जाइए, go to FATF, go to China, go to US, go to United Nations Security Council. That's not happening. There have been multiple attempts in the last 3 months, and the United Nations Security Council, through those papers, when ये attempt किया गया था officially by the Pakistani government कि ये Indian nationals है, ये Indian origin के लोग हैं, ये 4 लोग हैं, इनको आप specially designated global terrorists under section 1267 of the UNSC declare कीजिए। UNSC ने तो फाड़ के फेंक दिया उसको, बोला कि हटाओ, ये सब कुछ नहीं है इसमें आपके पास। बिल्कुल ठीक। मैं फकर आपसे बाद में रिप्लाई लूंगी, आशीष ने बात की उसके ऊपर, लेकिन पहले मैं पोटी साहब आपकी तरफ चलूंगी। आपने बात सुनी हमारे बाकी दोनों गेस्ट की, तो अभी DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, और जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, और उन्होंने कई एलिगेशंस लगाई थी भारत के ऊपर कि वो जी टेरर फंडिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं। 30 लोग उन्होंने कहा था कि भेजे भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज उस चीज से तवज्जो हटाने के लिए कोई कोशिश है, या आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ होगा ये सब जो आज सारा कुछ क्रिएट किया हुआ, या जो भी कहे असली था नकली था, जो आज हुआ है और जो बात आज हुई है इंडियन वहां पे कश्मीर साइड पे, तो एज अ कश्मीरी आप क्या समझते हैं कि क्या चीज हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरजू, बहुत शुक्रिया। देखें, आज एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन ये था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उनका अफगानिस्तान में दौरा था, वहाँ पे उनके साथ मीटिंग्स करके आए थे। यो इंडिया का नॉर्मली ये बिहेव है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी एक्सप्लॉइट करें। मैं आशीष से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप बताएं कि जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या अमन है? पिछले 30 सालों में वहाँ पे क्या ये दूसरी तीसरी जनरेशन नहीं है जो पैदा हुई, बड़ी हुई, और जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने प्यारों को शहीद होते हुए देखा, अपनी माओं की इज्जतें लुटते हुए देखा, अपने चाचे मामे भाई डिस्पेयर होते हुए देखे। ये वो चीज़ें, ये वो सब चीज़ें जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड पे हैं।
और फिर अगर ये सब है तो इस आपकी 9 लाख फौज है वहां पे कश्मीर में, इसके बावजूद अब भी आप ये ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से 4 लोग उन्होंने ट्रक चलाया और यहाँ पे लेके आए। तो मेरे ख्याल में उस आर्मी को लगा दें कि हिंदुस्तान में इस वक्त सख्त जरूरत है कि वहां पे पाखाने नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है उन पे लगाने के लिए, वो आपकी आर्मी बॉर्डर डिफेंड करने के काबिल तो ना हुई। और फिर हकीकतन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने और ISPR के डायरेक्टर ने पिछले हफ्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हकीकत है वो दुनिया के सामने रखी कि ये हकीकत है। ये डोजियर या यूनाइटेड नेशन में ये चीजें सब की सब बाद में आने वाली हैं। हिंदुस्तान इस वक्त इतना घबराया हुआ है। मैं हिंदुस्तान के मीडिया की आपको एग्जांपल देता हूं कि पिछले 40 दिनों में आप जो आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग थी, वो हम बहुत से प्रोग्रामों में गए हूँ, वो ये जाहिर कर रहे थे क्रिश्चियनिटी की और मुसलमानों की वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, ये 2 ग्रुप बन गए, मुसलमानों का और दूसरा, अब तो मुसलमानों की शामत आई है, वो नहीं बचने वाले। मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वही जो पहले दिन हमारा मौकफ था कि अजरबैजान की जगह पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो उनका राइट बनता है, वो उन्होंने बाय फोर्स ले ली वापस, कोई ना जंग हुई ना कुछ। फिर दूसरा आप ये जो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा, ये आपके उसी रिपब्लिकन चैनल पे ये मेजर गुरु वारिया है जो वो शो में टेलीविजन पे कहता है ये लो मेरे पास फोन है, किस किस को करूं, मैं किस किस को करूं, मैं कल वो ये वाकया करवाने वाला हूं। और वाकई यहाँ पे कराची एक्सचेंज पे दूसरे दिन हमला हो जाता है। हकीकत ये है कि जब तक हिंदुस्तान होश के नाखन नहीं लेगा ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। और जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है, पाकिस्तान की फोर्सेस का तल्लक है, पाकिस्तान की एजेंसीज का तल्लक है, उन्होंने दुनिया को प्रूव किया है कि अमन कायम करने के लिए जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान की फोर्सेस ने दी, किसी ने और दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि वो टेररिज्म जिसमें रास ये पता नहीं कितने लोग शामिल थे और यहाँ पे फैला रहे थे, और उसको अगर कंट्रोल किया है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया है। जहां तक ISI का तल्लक है, पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान की आर्मी सबसे बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे बेस्ट एजेंसी है। और ये मैं अपनी जबान से सिर्फ नहीं कह रहा, दुनिया ये मान रही है। अच्छा, फिर दूसरा ये जो अजमल कसाब का जिक्र कर रहे थे आशीष, देखें एक एलिमेंट हम में यहाँ पे पाया जाता है जो बहुत से शोबों में है, जो अब भी वही अलाप गराद रहे जिन्होंने होस्ट किया था नरेंद्र मोदी को बगैर वीजे के यहाँ पे अपनी पोती की शादी पे। देखें ये चीजें यहाँ से भी कुछ प्ले की जाती हैं, यहाँ पे हम में भी कुछ लोग हैं वो जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ ताकतों का हिस्सा बने रहे। मगर मैं आशीष एक बात दावे के साथ आपको कहता हूँ कि ये पाकिस्तान बदल गया है, ये पाकिस्तान अमन चाहता है, ये पाकिस्तान भाईचारा चाहता है। मगर हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की कास्ट पर ये नहीं चाहते। हम अब भी हिंदुस्तान को कहते हैं कि टेबल टॉक पे आए और सिंसियरिटी के साथ यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक ये मसला हल करे। हमारी ना आर्मी मरगूब होने वाली है, ना ये नेशन मरगूब होने वाली है, ना ही हमारी हुकूमत मरगूब होने वाली है। और हम कोई ज्यादती नहीं चाहते। हम समझते हैं कि जितना हमारा राइट है बैसियत मुसलमान, उतना ही एक हिंदू का राइट है, उतना ही एक ईसाई का राइट है, उतना ही एक सिख का राइट है। ये जो प्रोपेगेंडा RSS का है वहां पे हिंदुस्तान में, अगर आप लोग हकीकत को नहीं समझेंगे, हम ना डरने वाले हैं ना कहीं जाने वाले। हमारी फोर्सेस भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ी हैं, बॉर्डर पे खड़ी हैं। अगर कोई आप विचुअलिटी करना चाहते हैं तो हम डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। 2 साल पहले आपने देख लिया हुआ है, उससे पहले 2 साल चले जाएं तो हमें सिर्फ ये धमकियां मिल रही थी कि हमने वो पैड लॉन्च हो रहा था, टेररिस्ट आ रहे थे, हमने उनको वो मार दिया है हमारे जहाजों ने। जब से आपके जहाज गिरे तो कम से कम हमारे कानून ने वो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया का सुनना छोड़ दिया, या मोदी साहब की वो धमकियां सुननी छोड़ दी कि हकीकतन निज़ाम यहाँ पे बदल गया, यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान आ गया
और उसने आपको वार्न किया कि जंग अच्छी बात नहीं है, जंग में लोगों की जानें ज़या होती हैं, भाई कत्ल होते हैं, बहनें कत्ल होती हैं, नुकसान होते हैं, जिस्म के हिस्से उड़ जाते हैं, और ये शुरू ज़रूर हो जाती है मगर ये बंद जंग ख़त्म करने की थ्योरी किसी के पास नहीं है। और हम हिंदुस्तान को ये कहते हैं कि अगर वाकई पुलवामा पे आपके पास कोई एविडेंस है आप हमें दें, हम इंक्वायरी करते हैं, अगर यहाँ से किसी ने किया है जो कल्प्रेट है दुनिया के सामने सजा देंगे। मगर अगर आपने इस धमकी को या इस चीज को ये समझा कि आप कोई ऐसी विचुअलिटी करेंगे और हम खामोशी से बैठेंगे, नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। और मैं बिल्कुल हमने किया। जी तो चौधरी साहब जी आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं फखर की तरफ चलूंगी। जी देखें, इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि आप जर्नलिज्म में, आप तीनों जर्नलिज्म में, हकीकतन ये चीजें अगर हम इन सब में प्रोपेगेंडा और झूठ खत्म कर दें और सच्चाई की तरफ आ जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत आसान तरीके से ये हल हो सकती है। ब्लेम गेम पिछले 70 सालों से चल रही है, 72 सालों से चल रही है, उसमें ना हिंदुस्तान का फायदा हुआ है ना पाकिस्तान का हुआ है। हकीकतन पाकिस्तान भी पीछे रह गया तरक्की में। हिंदुस्तान जिसका मुकाबला चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ होना चाहिए था, वो पाकिस्तान के साइज से बाहर ही नहीं निकल सका। और अब भी आप हकीकत पे आ जाए और इंशाल्लाह हम वही नस्लें हैं जो हजारों साल से इकट्ठे रहते आ रहे थे, और आप हकीकत पे आने के बाद हम वही इंसान हैं जिन्होंने हजारों साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की। और तारीख एक दफा भी नहीं कहती कि किसी मुसलमान रूलर ने हिंदुओं पे ये जुल्म किया हो या किसी दूसरे पे किया हो। बिल्कुल, मैं फखर आपकी तरफ चलूंगी। आपने बात सुनी पोटी साहब की, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि जब वैसे एक्स्ट्रा चीज है ये तो, लेकिन ये कि जब मैं छोटी थी तो दफा स्कूल से मैं वापस आई तो मेरे फादर ने कहा कि बताओ आज क्या हुआ है। तो अब स्कूल से पेरेंट्स तो सोचते नहीं कि बच्चे क्या मतलब बोर होके वापस आ रहे हैं, अजीब अजीब क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि क्या हो गया, प्राइज बोर्ड निकल आया क्या? तो वो मुझे कहने लगे तुम्हें कैसे पता है? तो वाकई में प्राइज बोर्ड निकला हुआ था हमारा उस दिन। तो इसी तरीके से एक और आशीष को भी पता होगा, जब एक आशीष एक पिंक पैंथर एक मूवी आया करती थी, कार्टून मूवी होती थी, और फिर एक फिल्म भी उसके ऊपर बनी थी हॉलीवुड में। तो वो पिंक पैंथर करता कुछ नहीं था, वो मतलब इत्तेफाक से हो जाता था उसका सारा जो कुछ भी वो कह रहा होता था या जो भी बात हो रही होती थी। तो मुझे मगर मेजर गौरव आर्या भी कुछ उसी तरह का एक लगते हैं कि वो बेचारे करते वरते कुछ नहीं है। इस सच मतलब इनोसेंट बंदा है, मतलब 5 साल से वो फौज में रहे, अब वो बैठ के बोली तो पाकिस्तान में इतना कुछ करा देंगे। तो मुझे वो कैरेक्टर याद आता है और मुझे वो बड़े इनोसेंट से लगते हैं कि वो बैठ के, जैसे हम लोग भी होते हैं, हम भी एज अ मीडिया पर्सन जब हमें कोई चीज हमारी चल रही होती है ना मीडिया पे, हम और बढ़ के बोलते हैं कि चलो आज जरा और मशहूर हो जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा करते हैं, और कोटी साहब और दूसरे लोग जो है वो मेरे ख्याल में उनको गलत समझ रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे सर, मासूम सा आदमी है, क्या हो गया सर आपको? आप क्यों उनके पीछे पड़ गए हाथ धो के? वो नंबर दिखा रही है सर, उससे क्या होता है? मैं भी आपको फर्स्ट इंडियन नंबर दिखा दूं तो क्या मैंने कुछ किया? उससे कुछ नहीं होता सर, हौसला रखे। मेजर गौरव ऐसे नहीं है। सेंटेंस कहना चाहता हूँ मैं आशीष से, ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इंडियन आर्मी में 4 फुटे वहां पे मेजर होते हैं? वो उस बेचारे के ना कद है ना काट है ना आर्मी सर आप कहाँ मिल गए उनसे? आपने परवेज मुशर्रफ का कद देखा? सर मेरे दोस्त है, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी सर, वो मेरे दोस्त है, मैं आपको कभी नहीं बोलने दूंगी। आपने परवेज मुशर्रफ की हाइट देखी? कमिंग बैक टू तो मेरे कॉम्पिटिटिव चैनल्स हैं इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं, हम ऐसे नहीं करते जी, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर भी और तभी हम बोल देते हैं। जी आप बात कीजिए। अच्छा, आशीष ने बात की कि इनके यहाँ 26/11 हुआ, ओडी हुआ, पठानकोट हुआ, एक समझौता एक्सप्रेस भी हुआ था, और इन्होंने कहा कि अजमल कसाब को डिक्लेयर किया गया था। मेरे ख्याल जियो में हामिद मीर साहब बता कि हामिद मीर साहब ने फिर बाकायदा उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे कि यार मैंने नहीं किया। मतलब रीसेंट पास्ट में भी ऐसा हुआ कि यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये शायद ये बात उन दिनों में काफी मशहूर थी कि अजमल कसाब कोई सिंध में कोई इलाका है वहां से बिलोंग करते हैं, ये हुआ।
हम करते ये है कि ये अक्सर गिला करते कि इनके यहाँ बहुत ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करते हैं तो तकरीबन 19,000 से ज्यादा हमले पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, जिसमें मोर देन 70,000 लोगों की जिंदगियां गई। जो माली नुकसान है, हमारी इकोनॉमी को जो लॉस हुआ वो अलग है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में सबसे बड़ा लॉस होता है वो है किसी की जिंदगी जाना। तो ये चीज हुई है और इसको पाकिस्तान ने कोप अप किया है, इसमें बड़ी मेहनत हुई है इस चीज के ऊपर, और इसकी दुनिया ने तारीफ की है कि पाकिस्तान ने वाकई वो वाली वार ऑन टेरर लड़ी है जिसके अमेरिका ने उसके सामने घुटने टेके हैं, और आज वहां पर उन्हीं तालिबान के साथ जिसको वो दुश्मन नंबर 1 समझा करते थे अमेरिकन, उनके साथ बाकायदा डायलॉग्स चल रहे पिछले 2 सालों से। और ज़ल्मे खलीलजाद आरजू इतने अमेरिका में नहीं रहते, मैं कहता हूँ कि शायद उसके पिछले 3-4 सालों से शायद ही उन्होंने कभी जिंदगी में इतना ट्रेवल किया हो जितना कि वो आज कर रहे हैं। अफगानिस्तान, काबुल, इस्लामाबाद, दोहा, ये 3 डेस्टिनेशन है जहां पे वो मुसलसल, क्यों ट्रंप ने उसको, माइक पोम्पियो और ये सारे लोग इस चीज पे लगे हुए होते, उनको पता है कि पाकिस्तान वो हम एक सुपर पावर है अमेरिका, इसको सब लोग हम मतलब तस्लीम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ 28 जो दूसरे नाटो ममालिक थे उनकी फोर्सेस बैठी हुई थी, और अफगानिस्तान उनके मुकाबले में इतना सा मुल्क जिनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी ना कुछ यार, उसको उन लोगों के सामने फाइनली उनको ये हुआ कि वो इस बात पे है कि यार हम इनके साथ अब मजीद नहीं लड़ेंगे। उनके फोर्सेस के लोग जब वापस जाते थे तो बहुत ज्यादा उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि मुसलसल उनके ऊपर अटैक्स हुआ करते थे। तो ये अगर हम ये कंपैरिजन कर लें, मतलब हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का और फिर अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया है, फिर तो पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हमला कर लेना चाहिए था अगर इसका हल यही है। हल ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात करते हैं, आशीष साहब ने बात की कि भाई ऐसा नहीं होता कि हिंदुस्तान ऐसा कुछ नहीं कर, मैंने कहा कि पाकिस्तान भी करता है, हिंदुस्तान भी करता है, ये प्रॉक्सी वार, इवन ईरान तो मैं स्पेयर नहीं करता, ईरान भी करता है, दुबई के लोग हमसे मतलब दूर है लेकिन वो भी करते हैं, इसके अलावा चाइना भी करता है, रशिया भी करता है, इसराइल भी करता है, यूएस भी करता है, जितने ममालिक हैं ये सारे लोग ये करते हैं। ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान करता है, दुनिया में वाहिद मुल्क है जो दूसरे किसी मुल्क के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। करते समय मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कोई किसी को फाइनेंशियल वो सपोर्ट करता है, जिस तरह हिंदुस्तान के 44 बैंक्स के ऊपर यूएस की रिपोर्ट आई है, वो हमारी तो नहीं है, पाकिस्तान की किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं है, जिनके ऊपर कहा गया कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर बाकायदा जो मनी लॉन्ड्रिंग है मुख्तलिफ, और उसमें से उन्होंने ये भी कहा कि टेरर फाइनेंसिंग भी हुई है। तो ये रिपोर्ट हमारी तो नहीं है, उल्लू की रिपोर्ट है। तो ऐसा होता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान क्योंकि हमारे बिल्कुल एक करीब मुल्क है, आना जाना पेशावर से 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, वहां पर इनके हमारे साथ बॉर्डर के साथ कोई 7-8 कॉन्सुलेट बने हुए। मुझे ये बताए कितने अफगानी जो है वो हिंदुस्तान जा रहे होते हैं कि जिनके लिए इतने सारे कॉन्सुलेट बने हुए। टोटल 6-7 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है, मतलब किसी बड़े मुल्क में जिनकी पॉपुलेशन कोई 50 करोड़ या 40 करोड़ होती तो इतने कॉन्सुलेट आपके समझ में आते हैं कि वो बने हुए। तो वो किस मकसद के लिए बने? पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ क्या वो लोग को फैसिलिटेट करते हैं? नो। एक सिंगल बंदा बता दे 3.5 मिलियन को हम पिछले 40 साल से हम उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ये बता दे मुझे, ये मुझे 5 लाख का भी बता दे जो इन्होंने पिछले 5 सालों में अपने मुल्क में बुलाया, उनको एजुकेशन दियो, उनको हेल्थ फैसिलिटी दियो या कोई और चीज दियो। सिर्फ और सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर खेलने के लिए अफगानिस्तान भी बात होती है मेरी, वो करते हैं ये लोग। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नहीं करता, पाकिस्तान भी करता है, मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने खुद भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाया और हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा नुकसान उठाया हुआ। मेरे ख्याल में जिस तरह अमीर साहब ने बात की कि बात तब बनेगी जब हम एक टेबल पे आके बैठेंगे। ये लड़ाई हम जितना मर्जी कर ले, अमेरिका ने 20 साल लड़ ली, आखिरकार आके टेबल पे बैठे तालिबान को कहते यार बस कर दो भाई, बस तुम भी मर गए हम भी मर गए, खत्म कर दो ये लड़ाई, मुका दो। हालांकि कहाँ अमेरिका को, कहाँ अफगानिस्तान ये और अमेरिका यहाँ से कोई 9-10 हजार मील के फासले पर है, लेकिन फिर भी उन्होंने, हम पड़ोसी हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हमने एक दूसरे के मतलब जिसे कहते हैं ना, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, न हिंदुस्तान कहीं जाने वाला है ना पाकिस्तान कहीं जाने वाला है। हम जितनी मर्जी प्रॉक्सी स्केल लें, लेकिन दोनों ने रहना है। अगर अच्छे से रह लेंगे तो मेरे ख्याल में दोनों का फायदा है, अगर गलत तरीके से रहेंगे तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा, हिंदुस्तान का भी होगा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का करेगा, दोनों ममालिक को नुकसान होगा।
बिल्कुल ठीक जी। आशीष, आपने बात सुनी दोनों पैनलिस्ट की, क्या कहेंगे? देखिए अमित साहब के एक पॉइंट को, एक्चुअली अमित साहब इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। उन्होंने ना मतलब एक स्पीच में अपने डोमेस्टिक पीएमएलएन पे भी फायर किया, फॉरेन पॉलिसी पे भी किया, मिलिट्री पे भी किया, इंडियन गवर्नमेंट पे भी किया, कश्मीर पे भी किया। मैं एक बात पे कहना चाहूंगा सर, देखिए आप जो कह रहे हैं कि बात हो जानी चाहिए, ये इशू बात करना है या फिर नहीं करना है, ऐसा नहीं है। बात करना है बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। मैंने आई थिंक आरजू के ही शो में लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि अगर आप बात से बातचीत करेंगे तो बांग्लादेश के साथ में हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत लंबे चल रहे थे, ऑब्वियसली वो वायलेंट बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं थे, वो केवल ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बॉर्डर डिस्प्यूट थे, उसको सॉर्ट आउट किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ में अगर कोई मैरीटाइम डिस्प्यूट है वो सॉल्व हुए हैं, मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट। लेकिन इशू यहाँ पे बात करने वाला है ही नहीं, इशू यहाँ पर है टेररिज्म वाला, और टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मुझे आप एक बात बताइए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौता जो बस शादी की थी, क्या मिला उसके बदले? उसके बदले मिला कारगिल। आप मुझे बताइए कि क्या इससे पहले इंक्लूडिंग मोदी गवर्नमेंट, क्या मोदी गवर्नमेंट ने शुरुआत से 2014 से मना कर दिया था बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं था ना। नवाज शरीफ वॉज इन्वाइटेड इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज फर्स्ट स्वेरिंग इन सेरेमनी। आई हैड अटेंडेड दैट। सो आप सबसे बातचीत तो छोड़िए, वो तो पर्सनल लेवल पे भी जो बॉन्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नोन फॉर, चाहे वो बराक ओबामा हो, ट्रंप हो या फिर बाइडन हो, ही बिल्ड दैट पर्सनल रैपो विद द लीडर्स। तो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ की थी कि नहीं की थी? बातचीत तो बाद में बंद हुई जब बहुत सारे टेरर अटैक हुए। ये टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर इज समथिंग दैट मस्ट बी रियलाइज्ड। I don't agree with Fakir's comparison with the US and तालिबान। देखिए तालिबान गलत है, ये आई बिलीव हम चारों यहाँ पे अग्री करेंगे, राइट? आर यू टेलिंग मी कि तालिबान ने मजबूर कर दिया, मतलब क्या पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया इस तरह के वायलेंस से, इस तरह के गलत तरीके से जो तालिबान ने किया है, उस तरीके से क्या पाकिस्तान कर रहा है जो इंडिया मजबूर हो जाए, जैसे यूएस मजबूर हो गया बातचीत के लिए? I don't think that's true. And if you're saying that, if you're comparing that, you are indirectly admitting that what Taliban or the kind of or the similarity Taliban has been indulging in, पाकिस्तान भी वही कर रहा है कि बस आप अगर वो बात कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर ये टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मैं चौधरी साहब को एक बात बोलना चाहता हूँ, सर इंडिया से सर्टिफिकेट मत लीजिए। मैं कहता हूँ कि इंडिया कोई होता ही नहीं है पाकिस्तान को सर्टिफिकेट देने वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि वो मेडिसिन का स्ट्रिप लेके या फिर वो जीपीएस ट्रैकर लेके या सेटफोन लेके इंडिया नहीं जा रहा है कहीं भी इंटरनेशनल फोरम पे, या कोई डॉजियर बना के नहीं भेज रहा वहां पे को और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं भेज रहा। इंडिया इज पास द स्टेज, डोंट वरी, आप इंडिया से सर्टिफिकेट लीजिए मत। पर टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है और वो पाकिस्तानी सॉइल से हो रहा है, ये तो इंटरनेशनल बॉडीज बोल रही है ना। आप वहां पे आप सर्टिफिकेट लीजिए, वहां पे ये प्रूव कीजिए कि ये टेररिज्म नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही है, वहां से आप सर्टिफिकेट लेके आइए। इंडिया से तो मैं बोल रहा हूँ आप पढ़िए मत, क्या जरूरत है? इंडिया बोलते कर, मैं बोल रहा हूँ इंडिया कौन होता है पाकिस्तान को सर्टिफिकेट देने वाला कि तुम टेररिस्ट हो या नहीं? अब तो ये इंटरनेशनल बॉडीज बोल रही है। तो यहाँ पर तो एक एविडेंस दिख जा रहा है, एक उसका रिजल्ट दिख रहा है। और अगर पाकिस्तान हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम्स, आप बोल रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का दुनिया लोहा मानती है, ये सर लोहा तो दुनिया ने तब मान लिया जब ओसामा बिन लादेन बैकयार्ड में मिला आर्मी कैंटोनमेंट के अबोटाबाद में। दुनिया ने एक्चुअली लोहा मान लिया कि बॉस इंटेलिजेंस ऐसा होता है कि आप पूरी दुनिया जिसको ढूंढ रही है आपने उसको पीछे छुपा के रखा है और किसी को कानो कान खबर नहीं क्या प्रोफेशनलिज्म है, क्या इंटेलिजेंस है। ये दुनिया इस बात का लोहा मान चुकी है। कहाँ आप अमेरिका से एड ले रहे थे ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड लिया है ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, कहाँ मिला वो? Are you telling me your government was not aware, your army was not aware, your ISI was not aware? Everyone was aware. परवेज मुशर्रफ ने खुद ने ये सब कई चीजें रिवील की हैं अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में, मल्टीपल इंटरेक्शंस में इन पब्लिक डोमेन। माय पॉइंट इज सिंपल, आप देखिए टेररिज्म से इंडिया के सर्टिफिकेट मत लीजिए, जाइए भी, पर टेररिज्म इशू है वो सॉल्व करना होगा और टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर।
इंडिया में आप बोल रहे हो कि इंडिया में क्यों लोगों में ये फीलिंग है, मैं आपको बताता हूँ इसलिए फीलिंग है। जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, जहां पर ये हमेशा से प्रूफ मिलते रहे हैं कि पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता रहा है। आप मुझे बताइए 2014 के बाद से, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, एक बड़ा मेजर टेरर अटैक नहीं हुआ है। सो पीपल बिलीव यस, अब बात नहीं करेंगे टेररिज्म, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, वी आर एक्सपीरियंसिंग ना। उसके पहले मैं आपको बताया 26/11 मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है, पार्लियामेंट अटैक मैंने कवर किया है। दुनिया भर इतने ब्लास्ट हुए कि बहुत पन्ने भर जाएंगे आपको। मैं खाली 15-20 साल के अगर हम टेरर अटैक्स इंडिया में देख लें अलग अलग लोकेशन में। एंड फकर यू मस्ट रिमेंबर, समझौता ब्लास्ट का आपने नाम लिया, समझौता ब्लास्ट हैज गॉन थ्रू 12 years of pure interrogation of the accused and also of the judicial process. You tell me what the 26/11 Mumbai terror attack has gone through in terms of judicial process. It has not gone through any major judicial process. It has not reached any conclusion. The NIA had submitted multiple documents. Sunil Joshi was the prime accused in Samjhauta Blast 2007. He has been killed. उसके बाद में कुछ लोगों के खिलाफ चार्जेस नहीं थे, उनको फ्री किया गया, लेकिन 12 साल ट्रायल चला है और उस ट्रायल का कंक्लूजन हुआ है। इफ यू फील दैट इज नॉट करेक्ट, अपील ईदर इन इंडियन कोर्ट और इन इंटरनेशनल कोर्ट, गो फॉर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ये कंपैरिजन करना कि समझौता ब्लास्ट में आपने कुछ लोगों को मार दिया पाकिस्तानी को तो हम मारते रहेंगे 2020 तक 2030 तक, आई डोंट थिंक इस तरह से होने नहीं वाला। इंडियन पीपल बिलीव एंड एक्सपीरियंस कि बॉस बात नहीं हो रहा है, टेररिज्म कम है, तो यहाँ पर इंडिया में तो कोई ब्लास्ट नहीं हो रही। उससे पहले यूपीए 1-2 गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की, बातचीत हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी और ब्लास्ट हो रहे थे। 26/11 कब हुआ था फकर? इंडियन गवर्नमेंट का जो यूनियन होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम सेक्रेटरी और उनका एक पूरा इंडियन डेलीगेशन, ऑफिशियल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ट्रैक 2, नॉट जर्नलिस्ट, नॉट रिटायर्ड डिप्लोमैट, ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट हाई लेवल डेलीगेशन वाज इन पाकिस्तान on 26/11 when this happened. समझौता हो रहा, आप बस लेके जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ कारगिल मिल रहा है, वहाँ यूनियन होम सेक्रेटरी हमारे जा रहे हैं, वहाँ बातचीत हो रही है, यहाँ 26/11 मिल रहा है। आई डोंट नो, मतलब आई बिलीव, यस आई वांट दैट टॉक शुड हैपन, एवरीवन वुड वांट दैट, बट अगर बात नहीं करके इंडिया ज्यादा सेफ है तो लेट इट गो दिस वे। एंड मोदी हैड ट्राइड, यू कांट इग्नोर कि अमित शाह पॉलिटिकली डिसएग्री करेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग थे बिना वीजा के उतर गए वहां पे, सर इनविटेशन था अमित शाह, एंड दे आर हेड्स ऑफ द स्टेट, दे होल्ड डिफरेंट पासपोर्ट देन अस, यस दे कैन अराइव, दे गेट ऑन अराइवल वीजा। वो गए वहां पे, बातचीत की, नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया, वहां उनसे बात की, सुषमा स्वराज ने बातचीत नहीं की, कितनी बार की है? कई बार की है बातचीत। क्या एनएसए अजीत डोभाल ने बातचीत नहीं की है? बिल्कुल की है। बहुत सारे हर एक लेवल पे ट्रैक 2, ट्रैक 1, ऑफिशियल, अनऑफिशियल हमेशा बातचीत हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला, तो फिर यू डोंट लेट इट हैपन। मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात कर दूं आशीष को। इन्होंने बात की कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यूएस एंड जो टीटीए है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। नो, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका वहां पे 2001 में जब उनके मुल्क में 9/11 हुआ, उसके बाद अमेरिका आया, यकीनन उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन से, उसको पूरी दुनिया में बैन किया गया, बाकायदा दोहा में ऑफिस किसने उनका खोला? क्या अमेरिका की शेख के बगैर उनका ऑफिस खोल सकता था? नो, नो एंड नेवर। जब तक वो नहीं चाहते थे, उनके मुलाजिम को इसी इस्लामाबाद से उठाकर वो लेके गए थे और गवांतानामो बे में वो यहाँ पे एम्बेसडर थे, जैसे भी थे उस मुल्क के एम्बेसडर थे, उसको ले जाया गया। इस तरह के और बहुत सारे लोगों को ले जाया गया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब तालिबान कोई मतलब ऐसी नहीं थी। अगर ऐसे नहीं है तो व्हाई अमेरिका इज गोइंग टू डायलॉग विद देम? नहीं करना चाहिए। क्यों बड़े बड़े डेलीगेशन इस्लामाबाद में आते हैं और ये इनके अमेरिका दोहा में और काबुल में जाके बैठे होते हैं? तो नहीं करना चाहिए। और टाक, और आप ये कह रहे हैं कि टाक एंड टेरर, अव्वल बात तो ये है, मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज का पाकिस्तान ने उठाया है, लेकिन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का शायद उस तरह का नहीं है। मैं ये अक्सर कहता हूं, मैं ये पॉलिटिकल अमित शाह बैठे हुए हैं, हुकूमत इनके पार्टी की हुकूमत है, मैं इनको और अक्सर मैं इनके मिनिस्टर्स के साथ जब भी मेरी मुलाकात में कहता, आप प्रोपेगेंडे का जवाब प्रोपेगेंडे से नहीं दे रहे, इस वजह से आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा हिंदुस्तान शायद आपके साथ बॉर्डर पे नहीं लड़ रहा, लेकिन प्रोपेगेंडा उनका बेहतर प्रोपेगेंडा है।
वो 24 घंटे उनका एक काम है कि हमने ये करना है कि यार हम अगर किसी चैनल पे भी आप लगा लो, मैं जितने देखता हूँ 6, 7, 8 चैनल यही चीज चल रही होगी, पाकिस्तान को हम मिटा देंगे, तो पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे, तो पाकिस्तान को हम ये कर। इस चीज के अलावा आशीष आप खुद जर्नलिस्ट हैं, यकीनन आप भी पाकिस्तान का मीडिया देखते होंगे। मैं खुद मतलब ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूं, मैं मीडिया के साथ टीवी के साथ काम करता हूं। आप मेरे शोज मेरे छोड़ दे, जितने भी हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, उनके शोज उठा लें कि उन जो 7 बजे 8 बजे 10 बजे के स्लॉट में कितना डिस्कस होता है हिंदुस्तान, लेकिन आपके 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कितना पाकिस्तान डिस्कस होता है, ये फर्क है। ये एक चीज है, आप बिल्कुल, मैं यकीन करें, मैं यहाँ पे कभी भी मैं बहुत कम मैं देखता हूँ कि इंडिया यहाँ पे डिस्कस हो रहा होता है कि यार इंडिया ने ये कर दिया, ये बहुत कम। जियो के ऊपर देख ले, बड़ा चैनल है ARY है या 6-7 और हमारे जो टॉप के चैनल हैं, नहीं डिस्कशन इतनी होती जितनी कि हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर यही रेट लगाई होती है कि भाई पाकिस्तान ने तो ये कर दिया और पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया और पाकिस्तान को हमने नाक रगड़वा दी। हालांकि अभिनंदन दिन को आया था जहाज पे लेके और उसके बाद वो वाघा के थ्रू गया। कलभूषण को पकड़ा है, कलभूषण की स्टेटमेंट सारी मौजूद है और सबूत, आप लोग कहते हो कि सबूत सबूत सबूत, और किस चीज के सबूत होते हैं और किस किस्म के मतलब वो होते हैं। बाकी डोजियर उन्होंने अभी बना दिया, हुकूमत ने अच्छा किया, उसके अंदर अफगानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर जितने अटैक्स हुए और जो जो उनके पास प्रूफ्स है तो वो दिया है, यूनाइटेड नेशन में भी दिया है और अभी 3 दिन पहले फॉरेन मिनिस्ट्री ने सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया था और उनको एक एक कॉपी दी है। होपफुली मेरे ख्याल में वो आपके इन्वेस्टर को भी वो चीज मिल चुकी हो। बिल्कुल ठीक है। मैं अमित कोटी साहब जी आशीष कुछ कहना चाहूँ। फकर, ये अभिनंदन वाला जो केस था वो अभी यहाँ इंडिया में 3 दिन ट्रेंड किया था ट्विटर पे, #9PM fear। वो 9 PM बिल्कुल नहीं पता, अभी तक पता नहीं चल पाया। आई बिलीव द PMLN लीडर सरदार अयाज सदीक would be able to tell us better. So इशू असाइड, मैं आपके ऑडियंस को भी ये कहना चाहूंगा, ये कुलभूषण जाधव वाला केस ना, एटलीस्ट फैक्चुअली मैं और जो आपके व्यूअर्स को भी पता हो, मैंने पर्सनली 3 बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पे सारी हियरिंग देखी है। ICJ हैज रिफ्यूज्ड ऑल दी स्टेटमेंट एंड दी सो कॉल्ड कन्फेशनल वीडियोस टू बी इवन प्रोड्यूस्ड इन दी ICJ। ICJ ने बोला ये कस्टोडियल नहीं होता है, एज पर द लॉ कस्टोडियल कन्फेशन नहीं होता है, आपको प्रोड्यूस नहीं करने दिया गया। बोला ये सबूत तो छोड़िए, टाइम भी वेस्ट मत कीजिए। तो ये क्लेम करना, और ICJ ने बिल्कुल भी इस तरह की कोई कमेंट या फिर इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी नहीं दी है कि ही इज गिल्टी और नॉट, और ही इज टेररिस्ट और नॉट, इन दोस थिंग्स। ICJ का केवल और केवल हियरिंग इतना था कि इंडिया को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं, दैट्स इट। एग्जैक्टली, दैट वाज द पॉइंट फॉर देयर। एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि कुलभूषण जाधव को भी ऐसे टेररिस्ट वाला पकड़ लिया था, जैसे वो आज मेडिसिन की दवाई वाला कराची के एड्रेस वाला पकड़ा, ऐसा नहीं। तो ICJ वाज वेरी केयरफुल, कोई सबूत उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, कोई स्टेटमेंट, कोई कस्टोडियल इंट्रोगेशन, उन्होंने वीडियोस, कन्फेशनल वीडियोस एक्सेप्ट नहीं किए हैं। एक्सेप्ट तो छोड़िए, उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिए थे, एंड आई पर्सनली विटनेस दिस। बिल्कुल ठीक। मैं मोटी साहब आपकी तरफ चलती हूँ, मुझे लेकिन ये बताइए, जैसे फकर ने बात की कि इंडियन मीडिया में पाकिस्तान बहुत डिस्कस होता है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नमेंट को भी इसी लाइन पे चलना चाहिए और पाकिस्तान में इंडिया डिस्कस होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये कोई गलत बात नहीं है कि हम अपने पड़ोसी की बात ना करें कि वहां क्या हो रहा है, किस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, क्या ब्लेम किया जा रहा है। हम जो है वो बिल्कुल एक अलग लाइन पकड़ के बैठेंगे, हमें नाम ही नहीं लेना, ना हम वहां के पैनलिस्ट लेते हैं, ना हम वहां की बात करते हैं। तो ये चीज आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? आप गवर्नमेंट में है, आप अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं। नहीं, देखें आरजू, मैं ये कहूंगा कि वहां पे झूठ बिक रहा है। उन्होंने अपने लोगों को झूठ में डाल के प्रोपेगेंडे के जरिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो टोटल आर्टिफिशियल है। मैं एक बात बताऊं, वो तालिबान का जिक्र कर रहे थे कि तालिबान, जो अफगान तालिबान है, वो उनका हमें एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। ये वही अफगान तालिबान है जिसके साथ नेटो 56 कंट्रीज 18 साल तक हिंदुस्तान उनके साथ था। हिंदुस्तान के 38 यहाँ पे कौंसलेट जनरल के ऑफिस थे, अब भी हैं अफगानिस्तान में। और उस सारी थीम के पीछे क्या था
कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को खत्म किया है। वो सुपर पावर अमेरिका, उन्होंने ही ऐसे हाथ जोड़ के बैठे कि हमारे सामने बैठो, बात करो, हम नहीं लड़ सकते आपके साथ। दुनिया सिग्नेचरी है इस पे ना, क्योंकि वो हक पे थे। ये जो कह रहे हैं ना टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, और देखें हम हमारा हमारा मजहब ये कहता है, इंसानियत ये कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप उस पाथ पे निकल चुके हुए। मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान तोड़ने के लिए आया है। मैं तो ये कहूंगा कि ये आईएसआई के साथ मिला हुआ है, ये हिंदुस्तान तोड़ने जा रहा है और हिंदुस्तान टूटने पे आया हुआ है। ये आप ना माने ना, आप फॉर आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। देखें, आज आप हिंदुस्तान देख लें, कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, कश्मीर का मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर में एक प्रो इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने पीपल्स लीग वहां पर बनाई हुई है, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये सारे, इनकी गुफ्तगू सुन लें। ये कहते कायदे आजम का जो नजरिया टू नेशन थ्योरी थी वो बिल्कुल सही था, उसने सही किया था, मगर 70 साल गुजर गए। यही थे जिन्होंने शायद कश्मीरियों के साथ उस वक्त बेवफाई की, नहीं तो सारा कश्मीर कश्मीरियों का था। जिस थीम पे पाकिस्तान बना था कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके, वो उस वक्त भी माउंट बेंटन के साथ मिलजुल कर ये को थोड़ी सी साथ बात की थी। देखें, इन सब चीजों से हम वो ब्रीड हैं, हम वो नस्ल हैं, हम वो लोग हैं जो ना डरने वाले हैं। देखें, हमारी जिंदगी शुरू होती है मौत के बाद, और हम हक पे लड़ने को शहादत कहते हैं। या माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आज भी कहते हैं कि जो एक आम शहरी है हिंदुस्तान का, हमारा उसके साथ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं। मगर आप मुझे ये बताएं, ये जो अजीत दोवल वहां पर राव वालों को एड्रेस कर रहा है कि हमने बलूचिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान के 3 हिस्से करने हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, क्या वो पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं? गुलभूषण यादव, वो वहां से यहाँ से पाकिस्तान के 100 लोग लेकर गया है हिंदुस्तान में, उसने ट्रेन करवाए, यहाँ पे बम धमाके करवाए। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना वाजपेयी साहब का और दूसरे के तीसरे का। देखें, आप लोगों ने सब कुछ अमेरिका को पल्लू में छुपकर ये सब कुछ करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को तोड़े। पाकिस्तान नहीं टूट सका। पाकिस्तान अब प्रोग्रेसिव तरक्की की राह पर है, और आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी हुकूमत आपको यही कह रही है कि मत दें धमकियां, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर आपने कोई उसी तरह और एडवेंचरिज्म किया तो हम अपने मुल्क को डिफेंड कर लेंगे। यही मौकफ हमारी आर्मी का। हमारी अफवाजें जो अमन के लिए है, वो नहीं चाहती कि अमन। आप मिसालें देते हैं जब आर्ग्यूमेंट होती है, जी हमने ये किया, हमने ये किया। बांग्लादेश बन गया, वो जमाना और था, अब 2020 है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि हमारा हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ कोई चीज नहीं है, मगर जो जालिम निज़ाम है, आपके सामने ये सिटीजनशिप बिल पे मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या असर हुआ, मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया का मीडिया कह रहा। आप आशीष जर्नलिस्ट हैं, ये 2 आपके साथ जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप कहते हैं जी कि वहां पे अमन है, सब कुछ ठीक है। मैं कहता हूं कि आप अपनी हुकूमत को कहें कि इनको कश्मीर में जाने दें और लोगों से क्लियरली पूछने दें, इनको ये दिल्ली और बाकी जगहों पे जाने दें लोगों से। मगर नहीं, वो ये चीज नहीं मानते। फिर ये डिस्प्यूट क्यों है? कश्मीर की वजह से। आप कहते हैं ना कश्मीर का मसला नहीं है, अगर कश्मीर का मसला और कोई मसला हल नहीं होने वाला। वो एक जमाना था जब हमसे ये कोशिश करते रहे, जिस पे वो बैकडोर चैनल और दूसरी तीसरी चीजें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के नीचे लग जाए। मेरे भाई, ये नेशन किसी के नीचे लगने नहीं जा रही और ना ही लगेगी। और अगर हमारा नुकसान हुआ है, आपका भी कोई हाल नहीं है इस वक्त ना। अगर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान है जो बड़ा इज्जत और इhtराम, चौधरी साहब, ये तो वही बात है ना जो फकर कह रहे थे कि दोनों का ही नुकसान होगा अगर ठीक ना दोनों ने किया, दोनों ने बैठ के ना सोचा तो। मेरी बात सुने। इंटरनेशनल साजिश के जरिए
पाकिस्तान पे पिछले 40 सालों से हमले हो रहे हैं। जब से रशिया आया, रशिया ने ये जो अफगानिस्तान में आते हैं, इनकी प्लानिंग क्या होती है कि हम बलूचिस्तान को तोड़ेंगे, अफगानिस्तान के साथ मिलाएंगे, हम वो वाटर्स पर कब्जा करेंगे, हम चाइना को कर्टेल ये 40 सालों से 2 सुपर पावरें यहाँ पे तबाह हुई हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ अमेरिका तबाह हो चुका हुआ है। देखें, ये जो पावर्स होती है आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन डाउन होती है। वही अमेरिका है जहाँ पे जितने भी इनके हीरोज थे, कोलंबो से लेकर जिन्होंने अमेरिका आजाद करवाया, पर सबके मुजस्मे खींच के उन्होंने दरिया में बहाक दिए। कोई निजाम नहीं था वहां पे पब्लिक के सामने कि उनको रोक सके। वो इसकी वजह से कि उनकी हुकूमत थी वो बदनीयती पे थी, लोग वहां पे खड़े हो गए, और वहां पे वो जो दुनिया है वहां पे आम लोगों के हाथ में पावर होती है। ये निजाम बदलने जा रहा है, और ये वही कल वाले हिंदुस्तान में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के क्या ख्यालात हैं, वो पाकिस्तान के या मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने मुंह से ही कहूँ। ये सब चीजें तारीख का हिस्सा हैं। आजकल तो जो गुफ्तगू करता है, जो लफ्ज बोलता है, वो कैप्चर हो जाता है। आप 5 साल के बाद भी प्ले कर सकते हैं। ये जो फर्ज करें मुसलमान दुश्मनी जो गुजरात से चली थी, वो क्या कम थी? क्या वहां पे इंसाफ हुआ? उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की वही ट्यून रही है कि मुसलमान। फिर इनके एक और है, पता नहीं वो स्वामी कौन से हैं जो इनके वजीर हैं, वो जो कहते हैं स्वामी, जी जी जी, जहाँ पे 30% से ज्यादा मुसलमान है उनको खत्म कर दो। मसलन 30% से ज्यादा मुसलमानों को जिंदा ही ना रहने दो। और वो कहते हैं कि यह तो हिंदुओं का है सिर्फ, हिंदुस्तान और किसी दूसरे का हक ही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, उनका इंटरव्यू सुन लें। जब आप लीडरशिप करते हैं ना, तो मेरे भाई, ये जब तक हम रियलिटी पे नहीं आएंगे कोई चीज सुधरेगी नहीं। फर्ज करें मेरे लिए आप काबिल इहतराम है, आप दिल्ली बैठे हुए हैं या बम्बई या जहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। मेरा उस निज़ाम के साथ झगड़ा है जो निज़ाम मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को वहां पे कत्ल करवा रहा है। और आप 32 साल हो गए हुए आप कश्मीर में ये कत्लेआम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये अल्लाह का भी एक ऊपर से निज़ाम है। आप जितना जुल्म करेंगे वो लोगों में उतने ही जज्बा उभरेगा। और वो वहीं के बच्चे हैं जो आप कह रहे हैं ना, वो जनरेशन जंग में पैदा हुई, वो जनरेशन 4 साल के थे, 6 साल के थे, 8 साल के, 10, उन्होंने अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, बहनों को मरते देखा है जिन्होंने वहां पे। और फिर जो असला कह रहे, कहते ट्रक पाकिस्तान से, हिंदुस्तान की फौज से जो चीज चाहो खरीदी जा सकती है वहां पे। ये आपकी आधी फौज वहां पे डीमोरलाइज हो चुकी हुई है, खुदकशियां कितनी हो रही हैं, वहां से भाग कितने रहे, ये सब आजकल सोशल मीडिया की तारीख का हिस्सा है। तो लिहाजा बिल्कुल जी चौधरी साहब, आप कंप्लीट करें, फिर मैं कमेंट्स के लिए जाऊं। जब मैं कहता हूं हकीकत पे आ जाएं, तो आप हकीकत वो खोलना शुरू कर देते हैं जी को तालिबान तो बड़े जालिम थे। ये नहीं, तालिबान अपने मुल्क के लिए अपने हक पे थे, उन्होंने दुनिया के गोडे टिकाए। और अब हमने जो रिपोर्ट दी है ना, जो डोजियर दिया, 66 दहशतगर्दी के कैंप आपके अफगानिस्तान में हैं। ये मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था, ये 4-6 महीने का सब्र कर लें। वही जिन लोगों ने जुल्म स्या हुआ है ना वहां पे, जिनको तालिबान कहते हैं अफगानिस्तान में, वो एक धड़क में वो तख्ता उल्ट सकते हैं, मगर वो दुनिया के साथ अमन मुआहदे पे आए, वो लास्ट करना चाहते हैं। और अगर दुनिया ने उनको धोखा देने की कोशिश की, उन्होंने साबित किया है कि वो पावर थे, पावर हैं और पावर रहेंगे। लिहाजा आपने जो जुल्म अफगानिस्तान के थ्रू करना था वो कर लिया, और आप इंशाल्लाह पाकिस्तान पे अंधेरी रात चढ़ चुकी है, अब सुबह हो चुकी है। और अब भी हमारा न्योता यही है कि आप अमन के रास्ते पे आए, कश्मीरियों पे जुल्म ना करें, कश्मीर को रिजोल्व करें यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के तहत। बिल्कुल। और लास्ट कमेंट फकर आपकी तरफ से, और कमेंट प्लीज कॉम्पैक्ट रखिएगा, और आशीष को ज्यादा तंग मत किएगा, मुझे लग रहा है वो भाग जाने वाले। चौधरी साहब ने बहुत क्लास ली है। नहीं, आशीष हमारे भाई हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक छोटी सी बात मैं करूंगा सिर्फ, वो ये दहशतगर्दी के हवाले से,
अगर मतलब बहुत दुनिया इसको रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी कहती है या रिलीजियस टेररिज्म कहती है, इस्लाम के साथ उसको जोड़ती है, तो यकीन करें कि ताहिर अल-कादरी साहब की टेररिज्म के ऊपर मोर देन 600 पेजेस की बुक है, शायद आशीष ने और अमित साहब ने शायद पढ़ी भी हो। उसके बाद जामिया अल-अज़हर, मिस्र, इमाम काबा, क्योंकि मतलब मुसलमान तो इसको वो कर रहे होते हैं ना, फॉलोअर्स हैं इसके, इसको फॉलो कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने सीधा कहा है कि यार अगर आप किसी को मारते हैं, बेशक वो जो खुदकश हमले वाले हैं या कोई गन के साथ मारते हैं, वो रिलीजन के साथ आपका अपना पर्सनल कुछ हो सकता है, बट वो रिलीजन नहीं है। दुनिया को इसको समझने की जरूरत है। और हाँ, अगर हम ये बात करते हैं, मैंने पहले भी कह दिया, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हमें दोनों को साथ रहना है, हमारी मजबूरी है। हमें एक दूसरा अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमने रहना है। तो अगर हम अच्छे से रह लेंगे और ये चीजें हो सकती हैं, यहाँ पर बैठ के इस रीजन में यकीन करें दूसरे लोगों के स्टेक्स के लिए हम आपस में उलझ रहे होते हैं। हिंदुस्तान के पीछे भी कोई खड़ा होता है और पाकिस्तान के पीछे भी। बदकिस्मती हम दोनों ममालिक की कि दोनों किसी के लिए, कोई हिंदुस्तान को कहता है कि चाइना को आपने करना है तो यार चलो हम तुम्हें तरक्की दे देते हैं, पाकिस्तान को कहता है कि चलो हम किसी और को अफगानिस्तान के ऊपर हमने कब्जा करना है, या रशिया को हमने टफ टाइम देना है, तो पाकिस्तान उसके लिए मतलब शोल्डर अपना प्रोवाइड कर देता है। ये चीजें हमें खत्म कर देनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो मेरे ख्याल इस रीजन के लिए बहुत सारा। बिल्कुल ठीक जी। आशीष, लास्ट कमेंट आपका। क्विकली ये जो अफगानिस्तान वाली बात हुई थी, आई डोंट नो व्हाई ये सडनली बहुत ज्यादा एक नरेशन सा बन रहा है कि अफगानिस्तान सॉइल इज बीइंग यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज, कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो टेरर एक्टिविटीज के लिए। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसका केवल एक लाइन में हेडलाइन पढ़ूंगा उसका, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है अफगानिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का 15 नवंबर को। और मैं आरजू आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, एज वी स्पीक Pakistani Prime Minister Imran Khan is in Afghanistan with Ashraf Ghani for a bilateral talk. Oh, he's अगर back. आपके प्राइम मिनिस्टर टाइम वाइज, आज के डेट में तो है, टाइम वाइज अगर देखिए आप, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं और उसके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अगर वहां की होस्ट कंट्री की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करती है सेइंग द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान रिजेक्ट्स क्लेम्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी on the use of the Afghan territory for acts of terror in Pakistan. सर, ये इंडिया इसमें आया ही कहाँ है? पहले तो आप वो अफगानिस्तान से आप चेक कर लीजिए कि वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान खुद ही बोल रहा है कि बस यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं अफगानिस्तान क्यों बोलेगा, तो मैं तो बार बार, और अभी भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्लीज गो अहेड विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, प्लीज गो अहेड विद द FATF। आप जो बोल रहे हैं इस अजीत डोवाल का ये उसको भड़का रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ 2-4 फोटो वीडियो ऑडियो दे दीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। और FATF में चाइनीज प्रेसिडेंसी बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है। 2019 में भी चाइनीज प्रेसिडेंसी थी, वो पाकिस्तान के बड़े भाई है ना, ऑल वेदर एलाय हैं, उनको दे दीजिए, वो बहुत सबसे पहले एक्शन लेंगे सर। वो उसको नहीं भी फिट बैठेगा तो भी ले लेंगे अगर आप इंडिया के खिलाफ सबूत दोगे तो। है नहीं ऐसा कुछ। एक चीज ध्यान रखिए सर, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी वाली बात नहीं है या फिर कोई बीजेपी वाली बात नहीं है, आई एम टॉकिंग एज अ जर्नलिस्ट, इंडियन सिटीजन। चौधरी साहब, अगर 2002 के आप गुजरात राइट्स पे बार बार आप रेफर करेंगे, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन सर कि आपको उस आदमी के बारे में 18 साल में बोलने के लिए कुछ और मिला नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, 2002 के बाद से आज तक पिछले इतने सालों में नरेंद्र मोदी या तो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, या तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। आपको लग रहा है सर, यहाँ पे 20% से ज्यादा पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करती है। आपको लग रहा है कि 2014 का वोट परसेंटेज जो था वो 2019 में और ज्यादा बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर वो एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज, एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज करेंगी, नरेशन बनाना है एक बात है। मुझे आप बताइए 2002 के बाद में जब से वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक मुझे दंगे बता दीजिए। इनफैक्ट इफ यू गो बैक टू द गुजरात गवर्नमेंट्स वेबसाइट एंड गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वेबसाइट कि कितने कितने रिलीजियस राइट्स हुए हैं, आपको समझ में आएगा 2002 के बाद से कम हुए हैं एज कंपेयर टू जो पहले होते थे। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब से बीजेपी आई है, नरेंद्र मोदी के होते हुए टेरर एक्टिविटीज कम हो गई है। आई एम नो अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी, बट व्हेन आई सी कि national security or a foreign policy is working for the country, for the safety and security of citizens, as I again repeat,
मैंने इतने ब्लास्ट देखे हैं मुंबई में से कि मुझे याद नहीं, आप मुझे बोलेंगे एक पेज में लिखने के लिए, मुझे इतने याद नहीं आ पाएंगे, इतने ब्लास्ट मैंने देखे हैं और कवर किए मैं। अगर जब मैं देख रहा हूँ 6 साल से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सब सही है, तो फिर सही है। कश्मीर वाली बात बहुत क्विकली मैं रैप अप करना चाहूंगा सर। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू दी सेशन डे ऑफ 1947, वो महाराजा सिंह वाली उन्होंने क्या उस टाइम पे प्लान किया था। इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, इट्स अ मैटर ऑफ लीगल एंड द स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, वो होती रहनी चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप कश्मीर, इनमें से कोई भी आप फोन लगा के चेक कर लीजिए, आपको जो न्यूट्रल, अगर आपके कोई फ्रेंड और नोन होंगे, कश्मीर जो 2018 में था, 2019 और 20 का कश्मीर वो नहीं है, बहुत अलग हो गया है। बहुत 2 साल से लॉकडाउन है ना। सर मैं अभी छुट्टियां मना के आया हूँ वहां पे। जैसे मुझे पाकिस्तान आने नहीं मिल रहा है, वैसे शायद आपको भी कश्मीर आने नहीं मिल रहा होगा। दैट इज बिटवीन द गवर्नमेंट्स टू रियलाइज, बट यस इट इज इम्प्रूविंग। अगेन आई डोंट, के दोनों लीडर 1.5 साल अंदर रहे, उमर अब्दुल्ला और महबूबा आई डोंट से मिसइंटरप्रेट और आरजू आप कोई भी कि 370 डिसीजन लगाने से पीओके यहाँ पे हो जाएगा, नो। फॉर दैट यस द बायलैटरल टॉक्स आर इम्पोर्टेंट, वो बात होनी चाहिए। मैं पहले भी कहा कि वो वायलेंस इज नॉट द वे, बट इन द करंट सर्कमस्टांसेस 2017-18 के कश्मीर और 2020 का कश्मीर में बहुत इंप्रूवमेंट है। लोगों में, एजुकेशन में, टूरिज्म में, इकोनॉमी में, इट इज गॉन अप। यू कैन चेक द डेटा। और कश्मीर में खाली इंडियन गवर्नमेंट का डेटा मत चेक कीजिए, देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बॉडीज which are observing, which are telling you the data. बिल्कुल ठीक। अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट के हवाले से कहा है अफगानिस्तान की, तो पता नहीं आशीष ने विजिट किया अफगानिस्तान को नहीं या नहीं किया हुआ, लेकिन वहां पर उनकी हुकूमत जो है वो बहुत लिमिटेड एरियाज में है अशरफ गनी साहब की। तो ये बात होगी। दूसरी, कश्मीर के हवाले से इन्होंने कहा कि वहां पे मतलब जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल को आपने निकाल दिया हिंदुस्तान से, कश्मीर को तो छोड़ दें। वहां पर आप मुख्तलिफ छोटे छोटे जो जर्नलिस्ट हैं, बेचारी वो एक लड़की थी जो फोटो जर्नलिस्ट थी, उसको आपने मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स बना के उसको आप लोग अंदर कर रहे होते, और आप कहते हैं कि वहां से कैसे आवाज उठेगी। जब तक फ्री मीडिया नहीं होता सर, आवाज नहीं उठ सकती, वो कहीं से भी हो। वहां को आपने उसको एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक और तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट की है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हुई है। यकीन करें आशीष, मुझे कश्मीर से नहीं, मैं कहता हूँ कश्मीरियों का मुझे है। मुझे कश्मीर की जमीन से क्या करना है। मैंने मतलब मैं कितनी जगह में रह लूंगा, 2 कनाल के, 3 कनाल के, 10 कनाल के घर में रह लूंगा ना, लेकिन ह्यूमैनिटी, अगर मेरे मुल्क में किसी के साथ जुल्म होता है तो मुझे, अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट उसके ऊपर नहीं बोलता, तो ये मैं अपने जो मेरा प्रोफेशन है उसके साथ मैं ज्यादती कर रहा हूँ। बेशक वो खैबर पुख्तनख्वा में हो, वो फाटा में हो, वो बलूचिस्तान में हो, या किसी और जगह हो। अगर इस किस्म की, जिस तरह हमारे मिसिंग पर्सन की बात होती है, हम खुल के आशीष उसके ऊपर बात करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। यकीन करें, मुझे 3 नोटिस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे चुकी है कि आप ये क्यों लिखते हैं, आपने ये क्यों नाम लिखा है, लेकिन मैं फिर भी आज भी मेरा, अगर आप ट्विटर देखेंगे तो मैं उस चीज को फुली सपोर्ट करता हूं। लेकिन मुझे किसी एक इंडियन जर्नलिस्ट का बता दें, शायद बरकादत साहिबा ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया था उसके ऊपर, कि कश्मीरियों की आवाज, क्या उनकी आवाज दबाई नहीं जाती, उनको सप्रेस नहीं किया जाता। पिछले हफ्ते मेरे साथ एक कश्मीरी आपके चैनल पे बैठे हुए थे, और यकीन करें उसने कहा कि यार छोड़ दे, पाकिस्तान को क्या लेना देना और हिंदुस्तान को क्या लेना देना, कहते आप लोग हमें इंसानी नहीं समझते। आपके टीवी चैनल पे उसकी व्यूअर है। तो ये चीजें हम लोग, मतलब हम अपना, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने अपनी नाक ऊंची करनी है, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान हूं तो मैं कहूंगा यार पाकिस्तान तो सारा कुछ सही कर रहा है, हिंदुस्तान में यही हो रहा है कि हिंदुस्तान के लोग भी यही कोशिश कर रहे थे कि यार हमने ये चीज करनी है। बेशक जो गलत भी हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करना, बेशक वो दिल्ली के राइट्स हो जिसमें इतने सारे लोगों की डेथ्स हुई, या कश्मीर हो, या मेरे मुल्क में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इस किस्म की चीजें होती। यहाँ पे मैं जी आशीष, I'm sorry, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं स्टार्टिंग में, जी मैं सुन नहीं पाया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये दिस इज देखिए, वो खुद मैदान छोड़ के भागे। मैं आपको बता दूं कि वो फॉरेन फॉरेक्स में रॉन्ग डीलिंग्स और जो इलीगल मनी होता है उसके लिए। सी, इफ आई बिकम एन एक्टिविस्ट ऑफ सर्टेन काइंड of any issue, or if Arzu picks up a women rights issue and opens an NGO, that does not give Arzu a license कि आप illegal और गलत करेंसी और फॉरेस्ट कीजिए, और it does not give me this thing.
अगर आपको लग रहा है कि ये गलत ये बनाया गया है, लड़ लीजिए ना कोर्ट में, प्रूव कर लीजिए। आप मैदान छोड़ के क्यों भाग जा रहे हैं कि नहीं अब तो हमने ह्यूमन राइट्स अब देखना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट वाला चार्ज लगा दिया। आप वो लड़ते, देखिए अपने लिए तो लड़ नहीं पा रहे हैं, वो दूसरों के लिए लड़ लेंगे। और फकर मेरे को आप बताइए, ये इस तरह का इंप्रेशन, देखिए आज सोशल मीडिया, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं विश्वास करते, मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि 50-100 चैनल, आपको पता है इंडिया में 1000 से ज्यादा लाइसेंस न्यूज चैनल्स हैं। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, अरे कोई तो दिखाए कश्मीर का। आप जो जो दिखा रहे हैं, ये आशीष, ये चीज मुझे अफसोस, मैं अफसोस मुझे होता है कि क्या मतलब कश्मीर में मैं मेरी किसी मतलब जिसे कहते हैं किसी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर से तो मेरी बात नहीं होती ना। एमफिल, पीएचडीज, डॉक्टर्स, इस तरह के लोगों से मेरी बात है श्रीनगर में। बिलीव मी, मुसलसल बातचीत होती है, कभी फेसबुक के ऊपर, कभी मतलब ट्विटर पे, कभी किस पे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यार हमें बेसिकली जिसे कहते हैं ना जंदान, हमारे पश्तों में कहा जाता है कि उसमें डाला हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि यार आप लोग बहुत तरक्की दे रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आपने सोने के पिंजरे में उनको रखा हुआ है। बेशक मैं ये नहीं कहता, आप हमारे कश्मीर से आपका कश्मीर बहुत ज्यादा डेवलप, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि हमारी कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके कश्मीर में, जो आपके पास कश्मीर है, उसमें डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन लोगों के दिल अगर नहीं है तो वो मसला है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 70 साल कोई चीज हुई है, उसको थोड़ा समझने में, बदलने में और प्रैक्टिकली ग्राउंड पर होने में समय लगेगा। वो ऐसे ओवरनाइट नहीं होगी। और आप जनरेशन उस तरह से बीती हुई है, कुछ स्टेप्स लिए हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है, जो अमित साहब कह रहे हैं कि ये बीजेपी ये कर रही है, नरेंद्र मोदी वो कर रही है, सर जम्मू कश्मीर में लोगों ने चुन के मोदी को, महबूबा मुफ्ती के साथ में, जिसको आप प्रो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और पार्टी बोल रहे थे, उनके साथ में थी। अभी 1.5-2 साल पहले उनकी अलायंस टूटी है, लोगों ने वोट किया और गवर्नमेंट में बिठाया। अगर आपको कभी इलेक्शन पे ही नहीं विश्वास होगा, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प भी रो रहा है इलेक्शन प्रोसेस के, बट द पॉइंट इज कि हम लोगों पे छोड़ देते हैं ना। हमें आप मुझे बताइए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट ऑन ट्विटर और फेसबुक, एनीथिंग, टेल मी द डेट। बॉस मुझे तो लगता है 2018 में तो हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार होती थी। अब मैं जाके 20 में देख रहा हूँ नहीं हो रही है। तो मुझे बेहतर हुई है। जो इलेक्शन हुआ था ना, वो उस वक्त के जो आपके बीजेपी है ना, एक सेकंड चौधरी साहब कंप्लीट करने दें हमको। चौधरी साहब एक सेकंड, Arzu's viewers and all the panelists can right away check. पिछले महीने अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी ने एक स्पेसिफिक एरिया में इंटरनेट को ब्लॉक किया क्योंकि वहां पर कोई राइटिंग वाले सिचुएशन बन रहे थे, एक लड़की का अलेज्ड रेप हुआ था। इसके लिए ये इंटरनेट को कर्टेल करना या फिर एक लिमिटेड वो करना, इट हैज हैड लॉ एंड ऑर्डर इशू। Are you telling me कि कश्मीर, आप फिर मुझे बताइए वो टीवी पैनलिस्ट कश्मीर से कहां से मेरे साथ में टीवी पे जुड़ रहा है? इंटरनेट नहीं है तो, स्ट्रीम यार्ड नहीं चल रहा है, जूम और स्काइप नहीं चल रहे तो, यस दी 4G इज नॉट देयर, मे बी 2.5G इज देयर, सो वो हो रहा है, बट इट हैज अ स्पेसिफिक रीजन एंड यस द रिजल्ट्स आर विजिबल ऑन ग्राउंड। आपका वो हिसाब है कि लगे रहो मुन्ने भाई, लगे रहो। मेरी बात सुनो, ये जो पिछला इलेक्शन हुआ था ना कश्मीर में, आप बीजेपी के और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स देख लें, वो थोड़ा सा डिग करें। फिर महबूबा मुफ्ती के साथ अगर उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी तो वो उनकी मजबूरी थी। वो गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान है तो वो क्यों लेकर गए? अब महबूबा मुफ्ती 1.5 साल आप लोगों ने क्यों अंदर रखी है? उमर अब्दुल्ला को क्यों अंदर रखा है? फारूक अब्दुल्ला को क्यों? वो तो आपके गाने गाने वाले थे। छोड़े मैं आपको बताऊं आशीष, आप अपनी हुकूमत को कहें तैयारी रखें, हम आपको अब हंट करेंगे FATF में, हम आपको अभी हंट करेंगे जो डोजियर दिया यूनाइटेड नेशन में। हम पीछा नहीं छोड़ने वाले, ना मैदान से भागने वाले। जो आप बार बार कह रहे हैं कि एविडेंसेस दें, एविडेंसेस हैं, हम आ रहे हैं और दुनिया के रास्ते पे आ रहे हैं।
जी मगर 30 सेकंड। अच्छा, लास्ट में मैं सिर्फ ये कह दूंगा ना, आज इनके 2 टीवी चैनल वाले कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती जो है ना वो पाकिस्तानी हो गई है। मैंने कहा जब 2 दफा उसको सीएम बनाया था उसमें पाकिस्तानी नहीं थे, अब कैसे पाकिस्तानी हो गई है? मतलब भाई मैं कहता हूँ यार अगर पाकिस्तान में कुछ इस तरह करते हैं तो हमारे यहाँ भी गद्दारी के रशीद बहुत ज्यादा। आजकल नवाज शरीफ के ऊपर अमित साहब की जो गवर्नमेंट है ये लोग उनको ट्रेटर ट्रेटर गद्दार गद्दार के नारे लगाए तो वो गद्दार है। उनकी इंडियन एजेंट का भी बड़ा मशहूर नारा है, मतलब पाकिस्तान में भी लगाया जाता है। तो आप लोगों ने भी 2 टाइम सीएम आपकी रही है और आज उसका आपका मीडिया उसको कह रहा है ये पाकिस्तानी। नहीं खैर बिल्कुल ये तो होता ही है, बल्कि मैं और फखर भी अक्सर रॉक एजेंट डिक्लेयर होते रहते हैं ट्विटर के ऊपर। तो मेरा ख्याल है मुझे और फखर को वीजा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आशीष कि आपने ज्वाइन किया और हमने आपसे थोड़ा आज हमने कहा हम भी बदला लें। हम भी कभी इंडियन चैनल पे जाते थे, हम अकेले को बिठा के 5 लोग को जनरल कैसे बिठा देते और इधर से कुछ बोलेगा उधर से बोले। आज हमने कहा हम भी किसी को ढूंढते हैं। थैंक यू सो मच आशीष कि आपने ज्वाइन किया और आपने इतना सब्र दिखाया और आपने सबको सुना और जवाब दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू चौधरी साहब कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू मगर थैंक यू सो मच। थैंक यू बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आशीष, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। टू टेल योर गवर्नमेंट इंडिया में डिस्कस करें, मुझे भी पाकिस्तानी टीवी चैनल पे आके डिस्कस करने का मौका मिलेगा। डेफिनेटली प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हम, झूठ नहीं बेच सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।